नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है जल संसाधन। चलो दोस्तों शुरू करते हैं 3 चैप्टर। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों, अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवा और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तभी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी कमी के होते हैं। ये ही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। ये देखो कैसे कतार लग रही है। आपने टेलीविजन और विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां
एमएनसीएस बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैले हुए उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की कम बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधन के अतिशोषण कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों निर्माण करवाया गया। कलिंग ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, वेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। हीराकुंड बांध देखो। बांध क्या है और हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में बांकड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते
पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था सम्मिलित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय के तले पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती और कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय वृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश के बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी के परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं, बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। ये देखो नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी है, ये झेलम है, ये चिनाब है, रावी है, ये सतलुज है, ये व्यास है, ये बांखड़ा नागल बांध है, ये देखो यमुना, ये गंगा, ये शारदा, ये घाघरा, ये गंडक, ये कोसी, ये है अपनी वो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये गंडक नदी हो गई, ये सोन हो गई। ये चंबल है, ये इसके ऊपर बांध राणा प्रताप गांधी सागर, बेतवा नदी, ये कोटा बिराज, ये नर्मदा नदी, ये तापी नदी, ये गोदावरी, ये महानदी पर हीराकुंड बांध, ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी जिसमें नागार्जुन सागर बांध है, ये तुंगभद्रा, ये पेन्नार, ये मेटूर बांध कावेरी नदी पर मेटूर बांध, ये पेरियार, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशय में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा
के दौरान बांधों में छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों में से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि तलछट, जो भी एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां, प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र उनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिक की परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए गए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का एक तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न ये देखो, हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण, बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि। एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है कांजा गांव के चित्र के अनुसार, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। वे घरों के ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा कालर पानी, जैसी कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। एक रोचक तथ्य है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित एक और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है।
यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मास पेयजल का कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित एक सुदूर गाँव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखो। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, इसे पाइप द्वारा भूमिगत टांकों के अंदर ले जाया जाता है। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांकों में लाया जाता है। ये देखो, ये पाइप लग रहा है और ये यहाँ बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 10-20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। चित्र एक देखते हैं। पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। चित्र 2-3 बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं से जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। ये देखो, चित्र 4 यदि पाइप को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। चित्र 5 और 6 संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80%। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 1 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। एक रोचक तथ्य है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य से हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है, नीचे दिए गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। पहला है अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो जहाँ वार्षिक वर्षा अधिक होगी वहाँ तो कोई अप्रभावित नहीं, मतलब अप्रभावित होगा ये तो ठीक है। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो इसमें जल की कमी से प्रभावित होंगे। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, तो इसमें भी जल की कमी से प्रभावित। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं तो जल की कमी से प्रभावित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
सेकंड क्वेश्चन देख रहे थे अपन। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ठीक है, तो हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है बहुउद्देश्य परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। ख बहुउद्देश्य परियोजना जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। ग है बहुउद्देश्य परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ग है बहुउद्देश्य परियोजना हमारे उद्योग घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इसका आंसर होगा क। ठीक है, क। इसका आंसर क नहीं और बाकी इसके आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानो, दोबारा लिखे। क्या है शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता, सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो इसका आंसर है शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली जल संसाधनों के अतिदोहन के कारण बने हैं। ख है नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। इसका आंसर है नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। तो इसका आंसर है गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान बढ़ के गए थे। ठीक है, गए है आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। इसका आंसर है आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रियता में कमी हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिख दीजिए। पहला है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो जल एक नवीनीकरण संसाधन क्योंकि मुख्य रूप से उपयोग किया गया सभी पानी समुद्र में समाप्त हो जाता है और पुनः यह जल वाष्प के रूप में हाइड्रोलॉजिकल चक्र में प्रवेश करता है और वर्षा के रूप में मीठे पानी के रूप में नवीनीकृत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र के जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोत न होना जल दुर्लभता कहा जाता है। इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कम वर्षा, अतिशोषण तथा असमान जल भी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। तो लाभ क्या है? इसके लाभ है सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल मृदा संरक्षण, मत्स्य पालन, कृषि के विकास के लिए किया जाता है। हानि क्या है? हानि यह है कि वनस्पतियों को, जीवों को नष्ट और कई गांव जलमग्न हो जाते हैं, लोग अपने आजीविका खो देते हैं और भूमि कुछ समय के लिए बंजर हो जाती है। तो दोस्तों आज छोटे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।